हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम देखेंगे बिहार स्टेट 2023। आज हम इकोनॉमिक्स पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट 11 करेंगे। इससे पहले हमने ऑलरेडी 10 प्रैक्टिस सेट कर रखा हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। ये सारे सवाल आपके एग्जाम के पूछे हुए सवाल है, इसलिए हर एक सवाल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? मार्शल को या रॉबिन्स को या एडम स्मिथ को या इनमें से कोई नहीं। तो आप सबको पता होगा अर्थशास्त्र के जनक आपके एडम स्मिथ को माना जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है यदि मांग वक्र दाहिनी और विवर्तित होती है तो क्या दर्शाता है? तो मांग में वृद्धि को या मांग की कमी को या प्रवृत्ति में वृद्धि या प्रवृत्ति में कमी को दर्शाता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अन्य मान्यताओं के समान रहने पर जब मूल्य में कमी के कारण मांग बढ़ जाती है तो इस मांग को विस्तार, और जब मूल्य में वृद्धि के कारण मांग कम हो जाती है तो इस मांग को संकुचन कहते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन थर्ड कह रहा है ऐसी बाजार व्यवस्था जहां विक्रेता की संख्या कम हो उस बाजार का क्या नाम देंगे? उसे हम अल्पाधिकार नाम से जानते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 4 कह रहा है आभास लगान की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? रॉबिन्स द्वारा या पीगू द्वारा या मार्शल द्वारा या सैमुअल्स द्वारा? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आभास लगान की अवधारणा प्रोफेसर मार्शल द्वारा दी गई थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 5 कह रहा है तरलता पसंदगी सिद्धांत प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? केने द्वारा या कार्ल मार्क्स ने या जेवी सेन ने या ऑप्शन डी है केन्स ने? तो तरलता पसंदगी सिद्धांत का प्रतिपादन किन्स ने किया था। केन्स की परिभाषा के अनुसार ब्याज की दर संग्रह का पुरस्कार नहीं होती बल्कि एक निश्चित अवधि के लिए मुद्रा की तरलता को छोड़ने की पुरस्कार होती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 6 कह रहा है कि उस बाजार व्यवस्था को क्या नाम दिया जाता है जिसमें केवल एक क्रेता और एक विक्रेता होता है? तो उसे हम द्विपक्षीय एक अधिकार कहते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी डी हो जाएगा। क्वेश्चन 7 कह रहा है कि लाभ का अनिश्चितता सिद्धांत प्रतिपादित किसके द्वारा किया गया था? तो सबसे पहले आपका लाभ का अनिश्चितता का सिद्धांत प्रोफेसर नाइट द्वारा प्रतिपादित किया गया था। जिसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। उनकी एक प्रमुख पुस्तक भी थी रिस्क अनसर्टेनिटी एंड प्रॉफिट, इसे आप जरूर याद रखिएगा। राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन 8 कह रहा है कि इच्छा विभिन्नता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो जे.के. मेहता द्वारा आपका इच्छा विभिन्नता का सिद्धांत दिया गया था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। क्वेश्चन 9 कह रहा है कि यदि मांग वक्र एक्स अक्ष के समांतर हो तो करापात क्या होगा? उत्पादक पर या क्रेता पर या विक्रेता या ऑप्शन डी है फर्म पर? यदि मांग वक्र आपके एक अक्ष पर समांतर अर्थात पूर्णतः लोचदार मांग हो तो कर भाग संपूर्ण रूप से विक्रेता को ही सहन करना होगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 10 कह रहा है जितनी ज़्यादा मांग बेलोचदार होती है उतने ही होगा आपका करापात। तो उत्पादक पर पड़ेगा या क्रेता पर या उपभोक्ता पर या व्यक्ति पर? यदि मांग आपका पूर्णतः बेलोचदार हो तो कर का भार आपका क्रेता को सहन करना होगा। इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 11 कह रहा है कि प्रकट अधिमान सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादक किया गया है? मार्शल द्वारा, हिग्स या एडम स्मिथ या सैमुअल्सन? ये सवाल आपका यूपी पीजीटी का पूछा हुआ सवाल है, इसलिए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 12 कह रहा है कि गॉसियन का प्रथम नियम किसने दिया था? आपको बताना जो गॉसियन का प्रथम नियम क्या था? मांग का नियम या पूर्ति का नियम या ऑप्शन सी है सम सीमांत उपयोगिता नियम या ऑप्शन डी है सीमांत उपयोगिता हर्ष नियम? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 13 है अधिमान सिद्धांत निम्न मान्यताओं पर आधारित है? निर्बल पे या बहु पर या स्थिर या सबल पे? तो आपके प्रोफेसर सैमुअल्सन का दृढ़ अथवा उद्भादित अधिमान सिद्धांत आपके सबल क्रमबद्धता और का अभिप्राय है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 14 कह रहा है कि जब कुल उपयोगिता बढ़ेगी तब सीमांत आपकी उपयोगिता घटेगी या बढ़ेगी? तो आपकी इसका जो आपका कुल उपयोगिता जब बढ़ती है तो धनात्मक आपकी बड़ी होगी। राइट आंसर आपका ऑप्शन इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। जब कुल उपयोगिता बढ़ेगी तब सीमांत उपयोगिता आपकी ऋणात्मक और घटेगी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 15 कह रहा है कि मांग की लोच क्या दर्शाता है? मात्रा में होने वाले परिवर्तन को या मात्रा में होने वाले परिवर्तन की दर को या ऑप्शन सी है कीमत में परिवर्तन को या ऑप्शन डी है आय में परिवर्तन को? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। मांग की लोच पर एक प्रकार के विशेष संबंध है जो वस्तु की मांग तथा वस्तु के मूल्य के साथ परिवर्तन के अनुपात या दर को
प्रदर्शित करती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 16 कह रहा है कि निम्न में किस बाजार व्यवस्था को वस्तु विभेद संभव है? एकाधिकार या आख्याधिकार प्रतियोगिता या पूर्ण प्रतियोगिता या ऑप्शन डी है शुद्ध प्रतियोगिता। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम स्मिथ अर्थशास्त्र से। अगला क्वेश्चन है आपका एस्फीटिक अंतराल की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? तो आप याद रखिएगा किन्स द्वारा आपकी दी गई थी। हाउ टू पे फॉर द वार के पुस्तक में दिया गया था 1940 में। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। राष्ट्रीय व्यय में क्या शामिल होता है? उपभोग व्यय और निवेश व्यय और राजकीय व्यय तीनों आपका शामिल होता है, इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 19 है राष्ट्रीय आय में वृद्धि दर का क्या मान होता है? पूंजी उत्पाद अनुपात बाई निवेश अनुपात या ऑप्शन बी है निवेश अनुपात बाई पूंजी उत्पाद अनुपात। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पे देख भी सकते हो कि राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर का मान इक्वल टू आपका निवेश अनुपात और बाई पूंजी उत्पाद अनुपात होता है। इस क्वेश्चन को और इस फॉर्मूले को आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपके इसका वैल्यू भी निकालने की पूछा जा सकता है। क्वेश्चन 20 कह रहा है कि भारत में अधिकतम बचत दर्ज की जाती है। तो आपको बताना है जो भारत में अधिकतम बचत दर्ज किस फील्ड में किया जाता है? सार्वजनिक क्षेत्र में या सहकारिता क्षेत्र में या बैंकिंग क्षेत्र में? ऑप्शन डी है घरेलू क्षेत्र में। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत में अधिकतम बचत घरेलू क्षेत्र में दर्ज की जाती है। भारत एक कृषि प्रधान देश भी है जिसमें कृषकों का अमूल्य योगदान है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय का आकलन निम्न में किस विधि द्वारा नहीं किया जा सकता है? तो निर्यात आयात विधि द्वारा आपका नहीं किया जा सकता आकलन। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 22 है कि निम्न में ब्याज दर में भिन्नता का क्या कारण है? तो ब्याज दर में भिन्नता का कारण आपका उत्पादकता में भिन्नता है। जहाँ पर IS और LM वक्र एक दूसरे को काटते हैं वही ब्याज दर निर्धारित होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 23 कह रहा है यदि अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार की कार्यकारित हो तो निम्न में कौन सा कारण मुद्रास्फीति को जन्म देगा? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, अप्रत्यक्ष करों की कमी। क्वेश्चन 24 कह रहा है निम्न में कौन प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री नहीं है? आपको बताना है इन चारों में कौन प्रतिष्ठित आपके अर्थशास्त्री नहीं माने जाते हैं। तो JM किन्स आपके प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री नहीं माने जाते। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। इस सवाल को DSSB में एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन 25 आपको कह रहा है किसमें आपको सही मिलान करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके सूची 1 सूची 2 दिया गया है। यहाँ पे इसका आंसर ई माना गया है क्योंकि इसमें ऑप्शन आपका गलत दिया गया है। तो इसका राइट आंसर आप ऑप्शन कोई भी टिक आउट करोगे तो आपको एक फ्री में मार्क्स मिल जाएगा। अगर किसी एग्जाम में ऑप्शन गलत होते हैं तो आपको उसमें फ्री मार्क्स दिए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ई मानिएगा। कुछ सवाल आपके मौद्रिक अर्थशास्त्र से हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है परिणात्मक साख नियंत्रण किस विधि को द्वारा चुनते हैं? प्रत्यक्ष कार्यवाही, ऑप्शन बी है नैतिक अन्वय, ऑप्शन सी है परिवर्तनीय जमानुपात के द्वारा या ऑप्शन डी है नकद जमा अनुपात। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। परिवर्तनीय जमानुपात आपके परिणात्मक साख नियंत्रण की विधि होती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एम भी इक्वल टू पी टी में भी तथा एम इक्वल टू के ए पी टी में के क्या है? तो के आपका एक दूसरे के प्रतिलोम है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अन्य चीज़ें स्थिर रहने पर बैंक दर में वृद्धि का तात्पर्य क्या होगा? तो निजी निवेश में कमी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 29 कह रहा है कि लागत प्रेरित मुद्रास्फीति का क्या कारण है? तो लागत में हुई वृद्धि के कारण पैदा हुई मुद्रास्फीति को लागत प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं। इसमें मूल्य स्तर में वृद्धि समग्र मांग की वृद्धि या अधिकता के कारण नहीं होगी, इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। कुछ सवाल हम लोक वित्त एवं बजट से देखेंगे। आपको बताना है जो बिक्री कर होता है वो क्या होता है, प्रत्यक्ष कर होता है या अप्रत्यक्ष कर होता है। तो आपका बिक्री जो होता है वो एक अप्रत्यक्ष कर मानते हैं। आप गलती से भी ऑल ऑफ द अबव नहीं टिक आउट कीजिएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 31 कह रहा है राज्य सरकार के लिए आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो राज्य सरकार के लिए आपका आय मुख्य कर आपका बिक्री कर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन 37 कह रहा है कि शासन में आम बजट के अतिरिक्त कौन सा दूसरा बजट प्रस्तुत होता है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, रेल बजट आपके राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत का प्रतिपादन किसे माना जाता है? तो अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत आपके एच डल्टन द्वारा प्रतिपादन किया गया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा।
क्वेश्चन अगला है, कह रहा है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक मौद्रिक भार को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर ट्रांसफ़र किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कर विवर्तन कहते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 35 है कि निम्न में कौन भारत सरकार की योजना व्यय का एक हिस्सा माना जाता है? जन सुविधाओं पर होने वाला व्यय, या आपका ऑप्शन बी है प्रतिरक्षा व्यय, ऑप्शन सी कह रहा है आपका केंद्र सरकार का ब्याज भुगतान, या ऑप्शन डी है अनुदान व्यय। तो आप इसे याद रखिएगा, भारत सरकार की योजना व्यय के जन सुविधाओं पर होने वाले व्यय योजना व्यय का एक हिस्सा होता है, जबकि ब्याज भुगतान, मुख्य सहायक तथा प्रतिरक्षा व्यय आदि गैर योजनागत व्यय की मध्य होती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। क्वेश्चन 36 कह रहा है कि निम्न में कौन अप्रत्यक्ष कर है? आपको बताना है इनमें कौन सा इनडायरेक्ट आपका टैक्स है, सीमा शुल्क या निगम कर या संपत्ति कर, या ऑप्शन डी है उपहार कर। तब भारत में लगाए जाने वाले मुख्य परोक्ष कर आपके सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क या कर और बिक्री कर। आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। सीमा शुल्क आपका एक इनडायरेक्ट टैक्स पे करना होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। कर लगाने का प्रमुख उद्देश्य भारत का क्या होता है? तो कर लगाने का प्रमुख उद्देश्य आपके सरकार का वित्त पोषण करना। आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 38 में आपको सही मिलान करना है कि एडम स्मिथ आपके उत्पादन शुल्क, जेनकिंस और अनुपातक ऋण आपका किसे मैच करेगा? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका जो एडम स्मिथ है उसका आपका राइट आंसर 4 से मैच करेगा। ऐसे आप यहाँ पर देख भी सकते हो, यहाँ पे आंसर दिया भी है। एडम स्मिथ आपका कर के सिद्धांत से माने जाते हैं और उत्पाद शुल्क आपका अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। कुछ सवाल आपके अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र से एग्जाम में आपके पूछने को क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इस भी सवाल को आप अच्छे से देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी देश का व्यापार संतुलन किसके बराबर होता है? भुगतान संतुलन के बराबर, या भुगतान संतुलन प्लस शुद्ध अदृश्य वस्तुएं, या ऑप्शन सी है भुगतान संतुलन माइनस शुद्ध अदृश्य वस्तुएं, ऑप्शन डी है निर्यात माइनस आयात। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 40 कह रहा है दो देशों के मध्य व्यापार का मुख्य कारण क्या होता है? अगर जब दो देश आपस में एक दूसरे से व्यापार करते तो उनका मुख्य कारण क्या होता है? तो दो देशों के मध्य व्यापार का मुख्य कारण आपका सापेक्षिक लागत के में अंतर होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। मल्थस के जनसंख्या का सिद्धांत के अनुसार मनुष्य की जनसंख्या में वृद्धि होती है। तब माल्थस के जनसंख्या का सिद्धांत जो था जनसंख्या में वृद्धि तथा आपूर्ति में वृद्धि के मध्य संबंध की व्याख्या करता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में किसके बढ़ने से आर्थिक वृद्धि होती है? पूंजी उत्पादन अनुपात, या ऑप्शन बी है पूंजी श्रम अनुपात, ऑप्शन सी है उपभोग प्रवृत्ति, या ऑप्शन डी है बचत प्रवृत्ति। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। उपभोग प्रवृत्ति में वृद्धि होने पर आर्थिक वृद्धि होती है। जब लोग की आय में वृद्धि होती है तो उनकी उपभोग प्रवृत्ति बढ़ने लगती है, जो आर्थिक वृद्धि की एक सूचक मानी जाती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन आर्थिक विकास में अवरोधक माना जाता है? तो आपके आर्थिक विकास में आपका अवरोधक पूंजी निर्माण का निम्न दर और गरीबी का दुष्चक्र, और ऑप्शन सी सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवरोधक आपके सब उसके अंदर आते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि निम्न में बढ़ने से क्या प्रभावित हो जाती है? इस क्वेश्चन को आप भी टिक आउट कर लीजिएगा, ये सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तब भारत में जनसंख्या वृद्धि तथा बच्चों की संख्या में वृद्धि होने से वृद्धों की संख्या बढ़ने और मृत्यु दर कम होने की सूचक होती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन आर्थिक विकास का सर्वश्रेष्ठ सूचक माना जाता है? तो उच्च आर्थिक विकास का सर्वश्रेष्ठ सूचक आपके उच्च जीवन स्तर है। उच्च जीवन स्तर की माप मानव विकास सूचांक के माध्यम से किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। कुछ सवाल आपके भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिलते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि मौसमी बेरोजगारी मुख्यतः मौजूद होती है। ये सवाल हमने पहले भी प्रैक्टिस सेट में कर रखा है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप इसको याद रखिएगा, मौसमी बेरोजगारी मुख्यतः कृषि क्षेत्र में मौजूद होती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में छुपी हुई बेरोजगारी मुख्यतः किससे संबंधित होती है? तो भारत में छुपी हुई बेरोजगारी आपके कृषि क्षेत्र से बिलोंग करता है। इसे भी आप जरूर PBI टिक आउट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन सा स्रोत भारतीय कृषकों के लिए सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? तो वर्तमान में व्यावसायिक बैंक भारतीय कृषकों के लिए सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ अच्छा माना जाता है। मार्च 2017 में सहकारी बैंकों में 79% हिस्सा कृषि शाख पर था। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 49 कह रहा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का मुख्य विशेषता क्या माना जाता है?
तो सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था का मुख्य विशेषता माना गया है। क्वेश्चन 50 कह रहा है कि निम्न में कौन सी विशेषताएं भारतीय कृषि से संबंधित है? छुपी हुई बेरोजगारी या उच्च उत्पादकता, ऑप्शन सी है बड़े किसानों की अधिकता, या ऑप्शन डी मानसून की अनिश्चितता। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन 1 और आपका 4 हो जाएगा। क्वेश्चन 51 कह रहा है कि भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? इस क्वेश्चन को आप वीवीआई टेक आउट कर लीजिएगा। तो भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग आपके हथकरघा उद्योग है, जो हाथों से हम बनाते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अंत्योदय योजना किससे संबंधित है? आपको बताना है जो अंत्योदय योजना शुरू किया गया था वो किस लिए शुरू किया गया था। तो अंत्योदय योजना आपके समाज में कमजोर वर्ग के उत्थान से संबंधित है, जो आपके अटल बिहारी वाजपेयी ने 25 दिसंबर 2000 को स्टार्ट किया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 53 कह रहा है कि हरित क्रांति का नाम किससे संबंधित है? तो आप सबको पता होगा हरित क्रांति आपके कृषि उत्पादन से पूछा जाता है। इस सवाल को भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। इस क्वेश्चन को भी आप वीवीआई टिक आउट कर लीजिएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 54 कह रहा है आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, किस देश की योजना प्रणाली पर भारतीय योजना आधारित है? इस सवाल आपका वीवीआई क्वेश्चन है। अमेरिकी योजना पर या चीनी योजना पर, या ऑप्शन सी है सोवियत योजना, या ऑप्शन डी ब्रिटिश योजना। तो सोवियत योजना पर आपका भारतीय योजना आधारित है, जो स्टालिन 1920 में पंचवर्षीय योजना को सर्वप्रथम सोवियत संघ ने लागू किया था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, मेरी मेहनत पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चाहते हो कि आप लोग के लिए और ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लाया जाए, तो प्लीज़ वीडियो को हर ग्रुप में शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास पहुँचाइए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले आप लोग के लिए और ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लाने का। और आप लोग सभी लोग कमेंट कीजिए कि आपका एग्ज़ाम कब है। मैं ट्राई करूँगा आपके एग्ज़ाम से पहले और ज़्यादा आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेट करा दिया जाए। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा अपना एग्ज़ाम डेट